Assalamu alaikum. This is Dr. Nashaba, and today in your Medical Globe e-learning class, you have been taught about inflammatory bowel disease, and I am going to tell you how to read this topic from Davidson. First of all, inflammatory bowel disease में हमारे पास दो डिजीजेस आती हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड क्रोहन्स डिजीज. दोनों को डेविडसन से सेपरेटली आपने पढ़ना है. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में जो फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है, ये आपने सिर्फ इतना पढ़ना है जहाँ तक मार्क किया हुआ है. ये नीचे इंसिडेंट्स वगैरह बताया हुआ है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद आते हैं इस टेबल पे जिस पे कंपैरिजन दिया हुआ है अल्सरेटिव कोलाइटिस का और क्रोहन्स डिजीज़ का. तो आपने ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से करना है. उसके बाद ये इंसिडेंट्स है, एज सच आपको करने की ज़रूरत नहीं है. पैथोफिजियोलॉजी भी आप फोर्थ ईयर में पढ़ के आए हैं, फाइनल ईयर में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ये जो टेबल बना हुआ है फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट, ये आपने अच्छी तरह से करने हैं. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी और जेनेटिक फैक्टर्स भी. जेनेटिक बेशक इतने ना करें, वो नहीं पूछे जाते, बट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये अच्छे तरीके से करने हैं. उसके बाद ये पैथोफिजियोलॉजी की डायग्राम्स वगैरह डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का. तो ये आपने रीड करना है. यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या साइंस आते हैं. उसके बाद ये डायग्राम बनी हुई है, आपने फोर्थ ईयर में भी की थी, यहाँ पे भी करनी है कि कौन से पार्ट्स अल्सरेटिव कोलाइटिस में इन्वॉल्व हो रहे हैं और कौन से क्रोहन्स डिजीज़ में. तो ये आपने डायग्राम अच्छी तरह से जहन में रखनी है. इसके एमसीक्यूज भी आ जाते हैं और सिनेरियो में भी बताया होता है, तो फिर पॉइंट पिक करने में आसानी होती है. उसके बाद ये क्रोहन्स डिजीज़ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, कुछ साइंस और सिम्टम्स के बारे में बताया हुआ है, ये आपने रीड कर लेना है. अल्सरेटिव कोलाइटिस के ये सेपरेट क्लिनिकल फीचर्स हैं, क्रोहन्स डिजीज़ के क्लिनिकल फीचर्स हैं, तो ये आपने जस्ट रीड करने हैं. एक एक सिम्टम को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस रीड कर लें, इतना ही काफ़ी है. ये असेसमेंट है डिजीज़ सेवेरिटी की, ये कभी भी नहीं पूछी गई, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. उसके बाद ये टेबल बना हुआ है कंडीशंस दैट कैन मिमिक अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज़. तो ये आपने 3-4 बैक्टीरिया के नाम याद कर देने हैं. कुछ वायरल कॉजेज़ होती हैं, कुछ प्रोटोजोअल होती हैं. नॉन इन्फेक्टिव में से 3-4 कॉजेज़ आपने याद कर लेने हैं. उसके बाद ये डीडीज भी आपने टेबल से ही करने हैं. डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये एज सच ये जो इतना ज़्यादा लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ये टेबल कर लें, इट विल कवर एवरीथिंग. उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस. तो कॉम्प्लिकेशंस में लाइफ थ्रेटनिंग होती है कॉम्प्लिकेशन, और हेमरेज होता है, फिस्टुला और कैंसर. लाइफ थ्रेटनिंग में आपने याद रखना है टॉक्सिक मेगाकोलोन. कॉम्प्लिकेशन में बाकी हेमरेज जो है वो तो हर किसी में आता है, नॉन स्पेसिफिक सा है, वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा. फिस्टुला, कैंसर, ये भी आपने याद रखना है. लेकिन जो चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं भूलनी, दैट इज़ टॉक्सिक मेगाकोलोन. वो आपने किसी सूरत नहीं भूलना, ये आपने याद रखना है. मैनेजमेंट में भी इसकी सेपरेट मैनेजमेंट है, इसलिए आपने ये लाजमी याद रखना है. उसके बाद ये टॉक्सिक मेगाकोलोन दिखाई हुई है, तो ये आपने ये भी याद रखना है, ये हॉस्पिटल में पूछा होता है. उसके बाद एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन 2-3 लाइनें हैं, ये बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आगे फिगर है, ये आपने वहाँ से करनी है. उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस हैं. इन्वेस्टिगेशंस में आपने यहाँ पे बहुत एक खिचड़ी सी बनी हुई है, आपने सेपरेट इसके पॉइंट्स बना लेने हैं कि हम फुल ब्लड काउंट कराएंगे, उसमें क्या मिलेगा, प्लेटलेट काउंट को क्या होगा, सीरम एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन को क्या होगा, ईएसआर और सीआरपी को क्या होगा, और एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो आपने ज़रूर याद रखना है और मेंशन भी करना है पेपर में, दैट इज़ फीकल कैल्प्रोटेक्टिन टेस्ट. इससे क्या होता है कि हमें डिजीज़ का भी पता चल जाता है और हम इसको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से भी डिफ्रेंशिएट करते हैं. उसके बाद बैक्टीरियोलॉजी कराएंगे और एंडोस्कोपी कराएंगे. बैक्टीरियोलॉजी किस लिए कराते हैं और एंडोस्कोपी में क्या करवाते हैं, ये भी आपने याद रखना है. उसके बाद ये फिगर में उन्होंने शो की हुई एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस या सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशंस, तो ये भी आपने याद रखनी है. बाज़ औक़ात सिनेरियो में कुछ भी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं बताई होती, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल एसोसिएशन बताई हुई होती है, तो फिर आपने पिक करना होता है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एरिथेमा नोडोसम. ये बहुत
दफ़ा सिनेरियो में बताया होता है और एमसीक्यू में भी पूछा होता है। बाकी भी आपने अच्छी तरीके से याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशंस में हमने एंडोस्कोपी सबसे पहले कराई थी, ब्लड टेस्ट कराए थे, उसके बाद एंडोस्कोपी कराई थी। देन हमारे पास आ जाती है एंडोस्कोपी में फिर डिफरेंट टाइप्स की एंडोस्कोपी होती है, क्रोमो एंडोस्कोपी, वायरलेस कैप्सूल एंडोस्कोपी, एंटेरोस्कोपी, ये हम कराते हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास होती है रेडियोलॉजी की, उसमें सिटी क्लोनोग्राम और एमआरआई एंटेरोग्राफी हम कराते हैं। आपने बिल्कुल इसी तरह से पॉइंट्स बना के हेडिंग बना के लिखना है, ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं ये आपने बिल्कुल भी नहीं करने। उसके बाद मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत लंबी लिखी हुई है, इसलिए आपने स्मार्टली इसको यहाँ से कवर करना है। आपको भाई ने जो नोट्स में बताई है मैनेजमेंट, आप वो भी लिख सकते हैं और उसमें से उसमें जो पॉइंट मिसिंग है वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी अगर अपने पॉइंट्स बना लेते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पे आपने की एम्स ऑफ मेडिकल थेरेपी करने हैं कि यहाँ पे टोटल इसके जो 5-6 एम्स लिखे हुए ये आपने अच्छी तरीके से पॉइंट्स याद कर लेने। उसके बाद अल्सरेटिव कोलाइटिस की अलहदा मैनेजमेंट लिखी हुई है, क्रॉन्स डिजीज़ की अलहदा, तो ये आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं लेकिन आपने उन डिफरेंसेस का ख्याल रखना है मैनेजमेंट लिखते हुए। अल्सरेटिव कोलाइटिस की हेडिंग आपने डिजीज सिविरिटी के अकॉर्डिंग करनी है कि एक्टिव प्रोक्टाइटिस है तो 5 अमाइनो सैलिसाइलेट देंगे, रेजिस्टेंट है तो सिस्टेमिक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देंगे, बस इतना ही याद रखना है आपने। और अगर एक्सटेंसिव अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो फिर हम 5 ASA या 5 अमाइनो सैलिसाइलेट ही देते हैं, लेकिन टॉप एंड टेल अप्रोच के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए हमने कभी भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ नहीं करने। और डिजीज़ अगर बहुत ज़्यादा सिवियर हो गई है तो फिर हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स यूज़ करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी जो है वो पेशेंट को देंगे। और अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट किया है मेगाकोलोन के साथ, टॉक्सिक मेगाकोलोन के साथ, तो फिर हम अर्जेंट कोलेक्टमी करनी पड़ती है। उसके बाद रेमिशन की मेंटेनेंस के लिए हम 5 अमाइनो सैलिसाइलेट देते हैं, साथ में थायोप्यूरिन्स और एंटी TNF एंटीबॉडीज़ भी देते हैं। बस यही 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, बाकी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गए मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपने क्या करना है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की ये भी हम बात कर रहे हैं। ये सर्जिकल मैनेजमेंट लिखी हुई है। सर्जिकल मैनेजमेंट में आपने पैन प्रोक्टोकोलेक्टमी करनी होती है विद एलियोस्टमी, या फिर प्रोक्टोकोलेक्टमी विद आइलियल एनल पाउच एनास्टोमोसिस, ठीक है। यहाँ पे आपने या तो पाउच बना दो या फिर एलियोस्टमी कर दो, पैन प्रोक्टोकोलेक्टमी करके फिर एलियोस्टमी कर दो या फिर एलियो एनल पाउच बना दो। तो ये आपने यहाँ पे सिर्फ नेम्स याद करने हैं, सर्जरी में आप इसकी डिटेल कर लेंगे। ये थी अल्सरेटिव कोलाइटिस की मैनेजमेंट। अब बात करते हैं क्रोहन्स डिजीज़ की मैनेजमेंट की। तो क्रोहन्स डिजीज़ की मैनेजमेंट में आपने सबसे पहले देखना है कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, इंडक्शन ऑफ रेमिशन के लिए क्या देते हैं। यहाँ पे भी आपने बिल्कुल एक एक पॉइंट याद करना है, जिस तरह हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस में किया है, यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये टेबल बना हुआ इतना लंबा के ड्रग्स जो IBD में यूज़ होती हैं, आप बस नेम याद कर लें यहाँ पे कि हम अगर इम्यूनोस्प्रेसिव हम ड्रग्स दे रहे हैं तो फिर उसमें कौन कौन सी देते हैं, मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एंटी TNF एंटीबॉडीज़ देते हैं, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और नोट्स, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्रोहन्स डिजीज़ की मेंटेनेंस थेरेपी है, तो मेंटेनेंस थेरेपी में इम्यूनोस्प्रेसिव ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं विद थायोप्यूरिन्स, तो ये बस आपने याद रखना है। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ फुलमिनेंट अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये आपने पॉइंट्स याद कर लेने हैं ताकि अगर इमरजेंसी मैनेजमेंट पूछी जाए तो फिर आप उसमें ये लिख सकें। उसके बाद है मॉनिटरिंग कैसे करनी है IBD की, तो ये सिर्फ आपने रीडिंग करनी है, एज इसकी डिटेल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो टेबल बना हुआ है कि एंटी TNF थेरेपी हम किस तरह से देते हैं, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, इसको बिल्कुल भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये थी इसकी मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद क्रोहन्स डिजीज़ की सर्जिकल मैनेजमेंट में हम बेसिकली इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट इसकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए कर रहे होते हैं, फिस्टुलास, एब्सेसिस और पेरिएनल डिजीज़ के लिए। सर्जरी इसमें बिल्कुल भी क्यूरेटिव नहीं है और डिजीज़ रिकरेंस हो जाती है, इसलिए हम सर्जरी डिजीज़ को नहीं ठीक करने के लिए यूज़ करते, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के लिए करते हैं। उसके बाद है इंडिकेशन क्या है सर्जरी की, तो ये मेनली सर्जरी के पेपर में इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में सर्जरी की इंडिकेशंस नहीं पूछी जाती।
देन आईबीडी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस बच्चों में होती है, प्रेगनेंसी में होती है, ये आपको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सिनेरियो आता है वो अडल्ट्स वाला ही आता है जो हम पीछे बात कर चुके हैं। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिजीज़ आपने सर्जरी में भी पढ़ना है और यहाँ से भी पढ़ना है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे आप एक दफ़ा अच्छा पढ़ लें ताकि आपको सर्जरी वाला भी कवर हो जाए और वहाँ पे आपको सिर्फ थोड़ी सी सर्जिकल मैनेजमेंट की डिटेल करनी पड़े और बाकी जो वहाँ पे इतना ज़्यादा लिखा है वो आपको ना पढ़ना पड़े। तो इसलिए आपने यहाँ पे एक ही दफ़ा अच्छी तरह कर लेना है। I hope I have made everything clear to you. If you have any query, you can ask. Thank you.